नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SLT टेकन पर। साथियों, इस मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज में आज आपको दूसरा पेपर दिया गया था, जिसका लाइव सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपने अच्छे तरह से टेस्ट को सबमिट कर दिया होगा। अब आपके जिन प्रश्नों में डाउट हैं, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और साथियों, इस तरह के 10-12 पेपर हम हल करने वाले हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही पास में दिखाई देने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखकर इसे लाइक भी कर दीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए। तो साथियों, चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और हल करते हैं एक एक प्रश्न को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया था इस पेपर में, संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधनम उपयोगी नास्ति। संस्कृत शिक्षण में श्रव्य साधन साथियों कहते हैं सुनने वाले, यानी जिनसे हम सुनकर के ज्ञान अर्जित करते हैं, उनको हम श्रव्य साधन कहते हैं। तो वो श्रव्य साधन कौन सा नहीं है? इसमें से ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए थे आकाशवाणी, मानचित्रम, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। साथियों, अपना आंसर है वो साथ साथ में कमेंट करते चलें, और जब वीडियो पूरा हो जाए और सभी प्रश्नों के आंसर आपको प्राप्त हो जाए, तो उसके बाद में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न हैं वो इस पेपर में सही हुए। तो साथियों देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी का, क्योंकि आकाशवाणी है वो रेडियो को कहते हैं, रेडियो के माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। ग्रामोफोन है वो भी श्रव्य साधन है, और टेप रिकॉर्डर है वो भी श्रव्य साधन है। यानी इन तीनों जो ऑप्शन हैं उनमें सुनने की क्रिया होती है, यानी जो श्रव्य इंद्री है यानी कान है वो सक्रिय होते हैं, लेकिन मानचित्र है वो एक दृश्य साधन है। इसमें नेत्र हैं यानी अपनी आंखें हैं वो सक्रिय रहती हैं। तो इस तरह से पहले प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, संस्कृत है अध्यापकस्य अभिन्न मित्रम अस्ति। संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र है। कौन है? श्यामपट्ट है, चित्र है, मानचित्र है, चार्ट है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ए होगा, श्यामपट्ट है। क्योंकि जो संस्कृत अध्यापक है या अन्य किसी भी विषय का अध्यापक है, वो किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए श्यामपट्ट की सहायता लेता है, और श्यामपट्ट है वो सबसे सस्ता और सुलभ साधन है, जिसके द्वारा कोई भी विद्यार्थियों को समझाने लायक वस्तु होती है या कोई भी काठिन्य निवारण है, उसको श्यामपट्ट के माध्यम से क्लियर करता है। इसलिए अध्यापक का एक अभिन्न मित्र है वो एक श्यामपट्ट होता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न दिया गया था, भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? व्याकरण से ज्ञानम, व्यवहार ज्ञानम, शुद्धोच्चारणम, विद्यार्थिनां रुचि। तो साथियों, भाषा शिक्षण का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो होता है शुद्धोच्चारणम, यानी शुद्ध उच्चारण करवाना भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। व्याकरण ज्ञान करवाना वो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है, और व्यवहारिक ज्ञान कराना है वो अपने जो भी पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक जो विज्ञान होती है, पर्यावरण अध्ययन होती है, उसका उद्देश्य होता है। और विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना भाषा शिक्षण से संबंधित नहीं है, वो तो प्रत्येक विषय का होता है कि विद्यार्थियों में उस विषय के प्रति रुचि जागृत की जाए। तो भाषा शिक्षण का ये विशेष उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है, शुद्ध उच्चारण कराना, यानी उस भाषा का शुद्ध उच्चारण करवाना ही भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य और विशेषता है। अब देखिए चौथा प्रश्न आपका दिया गया था,
सः कलमेन पत्रं लिखति इति वाक्यम आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। ये प्रश्न निर्माण वाला टॉपिक है साथियों, अब की बार आपके रीड सिलेबस में नया जोड़ा गया है। यानी एक वाक्य आपको दिया जाएगा और उस वाक्य में को देखते हुए आपको प्रश्न का निर्माण करना है। साथियों, आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए, सः कलमेन पत्रम लिखति, इसका हम प्रश्न बनाएंगे। ऑप्शन के रूप में आपको दिया गया था सः कया किम लिखति, सः कस्मै कैन लिखति, सः केन किम लिखति, तेन कह किम लिखति। तो साथियों, इसका राइट आंसर है वो होगा सः का। सः केन किम लिखति, वह किस से क्या लिखता है। तो केन है उसकी जगह हम लिख देंगे कलमेन। यानी आपके जो प्रश्न में यानी जो वाक्य है उस वाक्य में जिस विभक्ति का प्रयोग किया गया है उसी विभक्ति का प्रयोग आपको प्रश्न बनाते समय करना है। तो यहाँ देखिए, कलमेन है उसमें तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो केन में भी हम तृतीय यानी किम शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन लगाएंगे। और पत्रम है, उस पत्रम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ किम शब्द का भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हमने किया है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा सः का, सः केन किम लिखति। अब देखिए नेक्स्ट 5 का प्रश्न। 5वां प्रश्न दिया गया है निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकारः नास्ति। निम्नांकित में अनुवाद का प्रकार नहीं है। जो अनुवाद शिक्षण है उस अनुवाद शिक्षण में अनुवाद शिक्षण का प्रयोग प्रकार कौन सा है, नहीं है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए थे चित्रानुवाद, अक्षरशः अनुवाद, तथ्यानुवाद और छाया अनुवाद। तो साथियों, आपने इसका क्या आंसर किया है फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। तो यहाँ साथियों, इसका राइट आंसर है वो होगा ए का चित्रा अनुवाद। यानी कोई भी चित्र बना हुआ है उस चित्र का अनुवाद हम किसी दूसरी भाषा में नहीं कर सकते, वो तो चित्र तो एक चित्र ही है। अब अक्षरशः है, इसको हम शब्दानुवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दानुवाद। और तथ्यानुवाद भी होता है, छायानुवाद भी होता है। ये तीनों तो अनुवाद के प्रकार हैं, लेकिन चित्रानुवाद है वो इसका प्रकार नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट 6ठा प्रश्न। 6ठा प्रश्न दिया गया है सर्व शब्द से पुल्लिंगे बहुवचने रूपम अस्ति। सर्व शब्द का पुल्लिंग में बहुवचन रूप क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन के रूप में दिए गए थे सर्वा, सर्वे, सर्वाणी और सर्वम। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी का होगा, सर्वे। क्यों? क्योंकि सर्व है सर्वऊ और सर्वे, ये रूप है वो आपके पुल्लिंग में चलते हैं सर्व शब्द के। सर्व है सर्वऊ, सर्वे। जैसे राम है रामऊ, रामा बनता है उसमें तो, लेकिन सर्व शब्द है उसके बनते हैं सर्व सर्वऊ सर्वे। इस तरह से बी का आंसर सही होगा। अब देखिए 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न दिया गया था परिष्कारात्मकम शिक्षणम अस्ति। उपचारात्मकम, व्यापकम, मौखिकम और विकल्पात्मकम। यानी परिष्कार का मतलब सुधार करना। शिक्षण है वो क्या कहलाता है, उसको किस नाम से और जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है वो होगा उपचारात्मक। यानी उपचारात्मक शिक्षण है उसमें विद्यार्थियों की त्रुटियों को दूर किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है, परिष्कार किया जाता है। तो यानी परिष्कारात्मक शिक्षण है उसको उपचारात्मक शिक्षण भी कहते हैं। तो इस तरह से 7 के में ए का आंसर सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 8 का प्रश्न। शिक्षणम भवेत। शिक्षण होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? संश्लेषणात् विश्लेषणम। यानी ये शिक्षण के सूत्र हैं साथियों, शिक्षण सूत्र हैं, वो भी आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यानी शिक्षण सूत्र हैं वो किस तरह से होने चाहिए? संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, कठिनात् कठिनम प्रति, कठिन से कठिन की ओर, सरलात् कठिनम प्रति, सरल से कठिन की तरफ, और तर्कात् मनोविज्ञानम प्रति, तर्क से मनोविज्ञान की तरफ। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा स का, सरलात् कठिनम प्रति। शिक्षण है वो हमेशा सरल से कठिन की तरफ होनी
चाहिए। यानी बच्चों को कोई भी अगर विषय वस्तु पढ़ाई जाती है तो जो सरल तथ्य होते हैं, सरल बातें होती हैं, वो शुरू में रखें, उसके बाद में धीरे धीरे कठिन स्तर की तरफ हमें चलना चाहिए। अब देखें नौका प्रश्न। नौका प्रश्न है उससे लेकर के 13 तक के प्रश्न आपको इस गद्यांश को पढ़ करके उनका उत्तर देना है। तो चलिए इस गद्यांश को हम एक बार पढ़ लेते हैं। मम विद्यालय है नगरस्य एकस्मिन् सुरम्य स्थले अस्ति। यानी ये विद्यालय को आधार बांध करके पैराग्राफ दिया गया है। प्रांगणस्थ मध्ये एकम सुंदरम उद्यानम वर्तते। अत्र अध्यापकानां संख्याः 70, छात्राणां च सहस्रद्वयं वर्तते। अध्यापकाः अतीव निपुणाः योग्याः च सन्ति। शिक्षा क्षेत्रे अस्य ख्यातिः सम्पूर्ण देशे अस्ति। अतः दूरतः पठनाय अत्र छात्राः प्रवेशं लभन्ते। क्रीडा क्षेत्रे सदा प्रमुखं स्थानं प्राप्नोति। अहं गर्वितः भाग्यशाली च यह एतादृशे अत्युत्तमे विद्यालये शिक्षा लभे। तो ये एक पैराग्राफ है, इसके ऊपर आधारित ये 5 प्रश्न हैं 9 से लेकर के 13 तक के। उनके प्रश्न है वो इस गद्यांश के ऊपर आधारित है, तो इनको देख करके आपको देना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 9 का प्रश्न। मम इत्यत्र का विभक्ति। मम है उसमें कौन सी विभक्ति है? पंचमी, षष्ठी, द्वितीया और प्रथमा। तो यहाँ देखिए मम शब्द है, मम है वो अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। कौन सी विभक्ति का है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। शब्द रूप पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था। तो यहाँ मम है उसमें षष्ठी विभक्ति है, तो इसका राइट आंसर है वो होगा बी का। अब देखिए नेक्स्ट 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है शिक्षा क्षेत्र है इत्यत्र समासः विग्रह अस्ति। शिक्षा क्षेत्र ये एक शब्द है, इसमें समास विग्रह है। समास विग्रह आपको बताना है। शिक्षाया क्षेत्रे, शिक्षया क्षेत्रे, शिक्षायाम क्षेत्रे और शिक्षाम क्षेत्रे। तो साथियों अपना आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए का, शिक्षाया क्षेत्रे। क्षेत्र तो है लेकिन क्षेत्र का संबंध किससे बताया जा रहा है? शिक्षा से बताया जा रहा है। यानी जो क्षेत्र है वो किसका है? शिक्षा का है। शिक्षाया क्षेत्रे यानी यहाँ संबंध कारक है और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है और विग्रह इसका होगा शिक्षाया क्षेत्रे। अब देखिए नेक्स्ट 11 प्रश्न। स्थित है इत्यत्र क प्रत्यय वर्तते। स्थित है उसमें कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय आपको बताना है। तो यहाँ देखिए स्था प्लस कत्वतु, स्था प्लस सत्री, स्था प्लस कत और स्थ प्लस इत है। तो यहाँ साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा स्था प्लस कत। स्था इसमें धातु है और कत प्रत्यय है और यहाँ ये इड का आगम हो जाएगा और स्थित है रूप इसका बनेगा। स्थित है यह बनेगा। तो इस तरह से इसमें जो प्रत्यय आपसे पूछा गया है वो कत प्रत्यय इसमें है। अब देखिए 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न दिया गया है संधि को लेकर के। अत्युत्तमे पदे संधि विच्छेद है करणीय। अत्युत्तमे पद में पद है उसका संधि विच्छेद क्या होगा यह आपको बताना है। ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए हैं अति प्लस उत्तमे, अत्ते प्लस उत्तमे, अति प्लस तमे, अत्यु प्लस तमे। तो यहाँ देखिए साथियों यण संधि पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था यदि शब्द के बीच में आपको य व र ल दिखाई दे और इनसे पहले वाला अक्षर आपको आधा दिखाई दे रहा है तो वहाँ आपको निश्चित रूप से यण संधि करनी है। कौन सी संधि करनी है? यण संधि आपको करनी है। और जहाँ आपको आधा अक्षर दिखाई दे रहा है और उस आधे अक्षर के बाद में य व र ल दिखाई दे रहे हैं उसके बाद में आपको प्लस का निशान लगाना है और इन चारों वर्णों में जो स्वर की मात्रा लगी हुई है उसको इस प्लस के बाद में लिखना है। तो यहाँ देखिए ये अक्षर है, इससे पहले वाला अक्षर क्या है? आधा है। तो यहाँ
इस य के बाद में, इस य में जो स्वर लगा हुआ है उसको प्लस के बाद में लिखेंगे। तो यहाँ इसमें क्या स्वर है, उ है, तो उत्तमे, प्लस के बाद में तो क्या आ गया, उत्तमे। तो यहाँ देखिए इन दो ऑप्शन में तो तमे तमे है, तो ये ऑप्शन तो आपके कट हो गए। अब यहाँ देखिए उत्तमे उत्तमे। अब देखिए जो ये है, इस ये के स्थान पर हमें क्या कर देना है, ई कर देना है। तो जो आधा अक्षर है उसमें ये ई की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ती, और ये ए है इससे पहले जोड़ देंगे तो अति प्लस है उत्तमे। इस तरह से जो ए का ऑप्शन है वो सही होगा, अति प्लस है उत्तमे, यण संधि है यहाँ। अब देखिए नेक्स्ट 13वां प्रश्न, प्राप्नोति इत्यत्र कै धातु अस्ति। प्राप्नोति है उसमें आपको धातु बतानी है। तो ऑप्शन आपको दिए गए थे प्राप धातु, प्रप धातु, प्रपन धातु और आप धातु। तो साथियों आप अपना आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आप धातु। अब देखिए इसका हम विच्छेद करते हैं। साथियों इसमें प्रयत उपसर्ग लगा हुआ है और आप इसमें धातु है, और ये लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। कौन सा है, प्रथम पुरुष का एक वचन है लट लकार का। तो इस तरह से प्राप्नोति है उसमें आप धातु है, यानी धातु इसमें पूछी गई है आप, प्रय उपसर्ग इसके शुरू में लगा हुआ है। अब देखें नेक्स्ट 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न आपके उच्चारण स्थान से लिया गया है। ऋतु रसा नाम, और ये खाली जगह दिया गया है, उसमें क्या आएगा। तो साथियों उच्चारण स्थान पढ़ाते समय मैंने आपको 10-12 जो सूत्र बताए थे, उन सूत्रों को आपको अच्छी तरह से रट लेना है। अब यहाँ देखिए ये जो तीसरा सूत्र ये आपको मैंने बताया था वो दिया गया है ऋतु रसानाम मूर्धा। तो मूर्धा है वो चौथे ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 15 प्रश्न, ये आपके समय से लिया गया है। रमेश है सायंकाले, और ये खाली जगह है भ्रमणार्थम गच्छति। रमेश सायंकाल घूमने के लिए जाता है। षड्वादनम, षड्वादनानि, षड्वादने और षड्वादनाय। तो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा साथियों, षड्वादने। मैंने आपको पीछे जो समय का टेस्ट लिया था उसमें भी आपको दिया गया था कि जहाँ दिनचर्या बताई जाती है तो उस दिनचर्या बताने में आपको सप्तमी भक्ति का प्रयोग करना है। तो षड्वादने यहाँ इस खाली जगह में आएगा। रमेश है सायंकाले षड्वादने भ्रमणार्थम गच्छति, घूमने के लिए जाता है। तो यहाँ दिनचर्या बताई गई है इसलिए षड्वादने आएगा, षड्वादनम नहीं आएगा। कई साथी हैं वो अब भी इसमें षड्वादनम कर रहे हैं, लेकिन लगभग विद्यार्थी हैं वो इसका आंसर सही दे रहे हैं। अब देखें नेक्स्ट 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न अशुद्धि संशोधन से लिया गया है। वाक्यम इदम संशोधयत, इस वाक्य को संशोधित करना है। बालकाः पुस्तकम रोचते। अब ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए थे बालकम पुस्तकम रोचते, बालकेन पुस्तकम रोचते, बालकाः पुस्तकम रोचते, बालकस्य पुस्तकम रोचते। तो ये अशुद्धि संशोधन वाला टेस्ट है आपको दिया गया था, उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको करके बताया था। ये जितने भी टेस्ट हैं 17 टेस्ट हैं वो पहले हम टॉपिक वाइज कर चुके हैं, और उसके बाद में एक मॉडल टेस्ट पेपर दे दिया है हमने, और ये दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर है। इन सब के लिंक साथियों चैनल पे रीट 2021 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। साथ ही जो टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं उनके लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आप अपनी सुविधानुसार किसी भी वीडियो को चैनल पर इस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ रुच धातु का प्रयोग हुआ साथियों, और रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। रुच धातु या रुच धातु का अर्थ देने वाले जितने भी शब्द हैं उन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए बालक को पुस्तकें अच्छी लगती है, तो यहाँ बालक शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। बालकाः पुस्तकम रोचते, ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न दिया गया वाच्य परिवर्तन से। सह गृहम गच्छति वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुतः। सह गृहम गच्छति इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन आपको करना है। यह कर्तरी वाच्य का है, तो अब इसको कर्म वाच्य में आपको बदलना है।
तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो कर्ता है उसमें तृतीया भक्ति का प्रयोग कर देते हैं। तो स है, श में स का तृतीया भक्ति एक वचन होगा तेन। तो तेन है वो इन 3 ऑप्शन में दिया गया है, इस ऑप्शन में नहीं दिया गया तो यह ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। और फिर जो कर्म होता है उसमें प्रथम भक्ति का प्रयोग होता है। तो गृहम है वो प्रथम भक्ति का भी गृहम में बनता है और द्वितीयम भी गृहम में ही बनता है। तो ये गृहम जो का त्यों रहेगा। फिर जो धातु होती है वो साथियों आत्मनेपदी हो जाती है। यह गच्छति है वो प्रश्नपदी है। तो ये देखिए यहाँ गच्छति का गच्छति दे दिया, इसलिए यह ऑप्शन भी आपका कट हो गया। अब यहाँ आपके इन 2 ऑप्शंस में से सही होंगे, कौन से होंगे। तो यहाँ देखिए चौथा ऑप्शन है उसमें सप्तमी भक्ति का प्रयोग कर दिया, इसलिए यह ऑप्शन भी कट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, तेन गृहम गम्यते। यह इसका वाच्य परिवर्तन हो गया। अब देखिए 18 का प्रश्न, निम्नलिखित सुक्ते है रिक्त स्थाने समुचित पदम पूरयतः है। यह आपका सुक्ति से लिया गया है। एक सुक्ति भी आपके पेपर में आएगी, इसलिए आपको सुक्तियां हैं वो भी जितनी अधिक से अधिक सुक्तियां हैं उनको आपको याद करना है। यहाँ दिया गया है दुर्बल से खाली जगह राजा। तो ये साथियों सुक्ति है दुर्बल से। ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए हैं जन्म, धनम, बलम और धर्मम। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, स का होगा, दुर्बल से बलम राजा। ये एक सुक्ति है, दुर्बल से बलम राजा। अब देखिए नेक्स्ट 19 का प्रश्न, नेषधीय चरित्रम इति महाकाव्य से रचयिता अस्ति। नेषधीय चरित्रम महाकाव्य के रचनाकार हैं। साथियों पुस्तकों के लेखक हैं और पुस्तकों की जो सामान्य जानकारी है वो आपको करनी है, क्योंकि ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो यहाँ नेषधीय चरित्रम है वो एक महाकाव्य है और ये किसकी है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए थे भारवी, सुबंधु और श्रीहर्ष है, माघ है। तो यहाँ साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा श्रीहर्ष है। नेषधीय चरित है वो श्रीहर्ष की है। आप इस स से याद कर लीजिए इसको कि नेषधीय चरित है उसमें स है, तो श्रीहर्ष में भी क्या है, स है। भारवी है, भारवी की किराता जो नियम है, और सुबंधु की वासवदत्ता है, और माघ है उसकी है माघ की शिशुपाल वधम। ये इनकी रचनाएं हैं। तो श्रीहर्ष है उसकी है नेषधीय चरितम, जिसमें नल और दमयंती के परिणय का वर्णन है वो किया गया है। अब देखिए 20 का प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रमुखोद्देश्यम अस्ति। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है वो आपको बताना है। अब ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए थे ज्ञानात्मकम, बोधात्मकम, रचनात्मकम और सर्वाणी। तो साथियों यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो डी का होगा, सर्वाणी। यानी भाषा शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्य भी होते हैं, बोधात्मक उद्देश्य भी होते हैं और रचनात्मक उद्देश्य भी होते हैं। तो इस तरह से इसका ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। तो सही ऑप्शन है वो सर्वाणी होगा, यानी 4th आंसर इसका सही होगा। अब देखिए 21 का प्रश्न, निबंधनात्मक परीक्षा अपेक्षया विश्वसनीय का परीक्षा। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा विश्वसनीय परीक्षा कौन सी होती है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं साक्षात्कार परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा और लिखित परीक्षा। तो साथियों अलग अलग परीक्षाओं के अलग अलग महत्व होते हैं, उनके अलग अलग गुण होते हैं और अलग अलग दोष होते हैं। लेकिन यहाँ निबंधात्मक जो परीक्षा है उसकी अपेक्षा अधिक विश्वसनीय की बात की गई है, तो वो परीक्षा होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। क्योंकि निबंधात्मक परीक्षा अगर आयोजित की जाती है तो उसमें परीक्षार्थी को यदि कुछ भी नहीं आता है तो वो अनावश्यक बातें हैं वो उसमें लिखता रहता है। इसलिए निबंधात्मक परीक्षा है वो अधिक विश्वसनीय नहीं होती है। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ है उसमें या तो आंसर गलत होगा या सही होगा। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है वो अधिक विश्वसनीय होती है निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा। अब देखिए नेक्स्ट 22 का प्रश्न, अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे कति अध्यायाः सन्ति।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अष्टाध्यायी यानी जिसमें 8 अध्याय हैं, तो यहाँ इसका 8 अध्याय यानी अष्ट है। पाणिनीय ग्रंथे कति अध्याया सन्ति, यही आपसे पूछा गया है, कति यानी कितने। अष्टाध्यायी पाणिनि का जो ग्रंथ है उसमें कितने अध्याय हैं, तो उसमें है 8 अध्याय। अष्टाध्यायी नाम से ही स्पष्ट है, 8 अध्यायों वाली पुस्तक। तो इसका राइट आंसर है वो डी होगा। अब देखिए नेक्स्ट 23 का प्रश्न, यकार से उच्चारण स्थानम अस्ति, यकार का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए साथियों, आपको सूत्र बताया गया था, ईचु यसा नाम तालु, ईचु यसा नाम तालु, ये आपको एक सूत्र बताया गया था। तो यहाँ देखिए ये है, तो ये का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, तो कौन सा आया, तालु। तो ए ऑप्शन है वो ही सही हो जाएगा। कंठ उच्चारण स्थान किनका होता है साथियों, एक बार दोहरान कर लीजिए आप। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ए कैवर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ है, और ओष्ठ होता है उपपद्यमानीय नाम ओष्ठव। उ पैवर्ग और उपद्यमानीय, उपद्यमानीय कौन से होते हैं, यानी प और फ से पहले अगर अर्ध विसर्ग लगा हुआ है तो उनको हम उपद्यमानीय कहते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ होता है, और दंता उच्चारण स्थान होता है ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु लसा नाम दंता। नृ तैवर्ग लय और शय, इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। तो देखिए इस एक ही प्रश्न से हमने जो इतने सारे वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान है उसको दोहरा लिया है। अब देखिए नेक्स्ट 24 का प्रश्न, स्वाध्याय प्रणाल्या सोपानानि सन्ति, स्वाध्याय प्रणाली के सोपान हैं नियोजनम क्रियान्वय मूल्यांकनम सर्वाणी। तो यहाँ साथियों इसका राइट आंसर है वो डी का होगा, सर्वाणी। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप स्वयं पढ़ना। तो यहाँ देखिए विद्यार्थी को सबसे पहले उसकी नियोजन का मतलब योजना बनानी होगी कि उसको क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, और फिर उसका क्रियान्वयन करेगा। जो योजना बनाई है उसने, उसके अकॉर्डिंग वह क्या करेगा, स्वाध्याय करेगा, और फिर वो अपना मूल्यांकन भी उसमें करेगा कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से मुझे कितना याद हुआ या नहीं हुआ है। तो इस तरह से इस 24 के प्रश्न में ये तीनों सोपान हैं वो स्वाध्याय प्रणाली के सोपान हैं। तो राइट आंसर डी होगा। अब देखें नेक्स्ट 25 का प्रश्न, स लय एतानि वर्णानि कथ्यन्ते। साथियों ये लय है वो गलती से लिखा गया, यहाँ है होना चाहिए था। स है, एतानि वर्णानि कथ्यन्ते, इन सब वर्णों को क्या कहते हैं, तो यहाँ ये होते हैं उष्म वर्ण। तो इसका राइट आंसर है वो बी का होगा, उष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण होते हैं य व र ल, और स्पर्श वर्ण होते हैं क से लेकर के मैं तक की, और किमपि ये तो होता ही नहीं है, ये तो ऑप्शन वैसे दिया गया था आपको। तो य व र ल ये होते हैं अंतस्थ, उष्म वर्ण होते हैं स है। तो यहाँ इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, बी का होगा। अब देखिए नेक्स्ट 26 का प्रश्न, 26 से लेकर के 30 तक के प्रश्न हैं वो आपके इस श्लोक के ऊपर आधारित है। श्लोक आपको दिया गया है, चलिए एक बार हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यश सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बन्धुजनो विदेशगमने, विद्या परं देवता, विद्या राज्यसु पूज्यते नहि धनं, विद्या विहीने पशु। तो अब देखिए इस श्लोक के ऊपर आधारित जो 5 प्रश्न हैं उनके हम एक एक को हल करते हैं। सबसे पहले देखिए 26 का प्रश्न, प्रच्छन्नम इत्यत्र क है प्रत्यय। प्रच्छन्न जो शब्द है उसमें आपको प्रत्यय बताना है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं सत्री, शानच, कत और कत्वतु। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा कत प्रत्यय। कौन सा होगा, कत प्रत्यय। साथियों देखिए इसमें प्र तो है उपसर्ग और छद है इसमें धातु, च छ द, ये इसमें धातु है
और कत प्रत्यय इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ इसका जो रूप है वो क्या बनेगा, प्रच्छन्न रूप बनेगा। यानी इसे द और तय है, ये क है, इस क का तो लोप हो जाएगा कत में से, और ये द और तय है, इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, न आदेश हो जाएगा, और रूप क्या बनेगा, प्रच्छन्न है। जैसे भिद है, भिद धातु से जब कत प्रत्यय किया जाता है तो इसका रूप क्या बनता है, इस द के स्थान पर भी न हो जाता है और तय के स्थान पर भी न हो जाता है, रूप बनता है भिन्न है। इसी तरह से छिद धातु होती है, उससे जब कत प्रत्यय किया जाता है तो इस क का तो लोप हो जाता है और रूप क्या बनता है, इस द के स्थान पर न हो जाता है और तय के स्थान पर भी न हो जाता है, छिन्न रूप बनता है। उसी तरह से जो प्रच्छन्नम है उसमें भी जो छद धातु का जो द है और कत प्रत्यय का जो तय है उनके स्थान पर न हो जाएगा और रूप क्या बनेगा, प्रच्छन्न है। तो इस तरह से इस प्रच्छन्नम जो शब्द है उसमें कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब देखिए 27 का यश है इत्यत्र का विभक्ति ही। तो देखिए साथियों, यश है उसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों होती है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, प्रथमा विभक्ति इसमें दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, स का होगा प्रथमा विभक्ति। यश है, यशस्वी, यशांसी, इस तरह से इसके रूप चलते हैं प्रथमा में, और द्वितीय में भी बनता है यश है, यशस्वी, यशांसी। अब देखिए नेक्स्ट है 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न दिया गया, राजसु शब्द से मूल शब्द है अस्ति। राजसु शब्द का मूल शब्द क्या है। तो साथियों ये राजन शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, तो इसका मूल शब्द है वो क्या है, इसमें राजन है। राजा है वो राजन शब्द का प्रथम विभक्ति का एक वचन बनता है। राज और राजा से ये कोई शब्द नहीं होते हैं, तो यहाँ इसमें राजन शब्द है वो मूल शब्द है। इस तरह से 28 में ब ऑप्शन है वो सही होगा। अब देखिए 29 का विद्या है, विद्या विहीन है उसमें समास कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि क्रमधारी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा तत्पुरुष। तो देखिए विद्या विहीन है उसका विग्रह हम करेंगे तो होगा विद्या विहीन, विद्या विहीन यानी विद्या से रहित, विद्या से रहित। तो यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास होगा। तो 29 का प्रश्न है उसमें ए ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न, विदेश है अस्य विलोम शब्द अस्ति। विदेश शब्द है उसका विलोम शब्द है देश है, स्वदेश है, राष्ट्रम, सर्वम अभी। तो देखिए विदेश है उसका विलोम शब्द देश है भी होता है, देश यानी देश होता है, स्वदेश यानी अपना देश, ये भी इसका विलोम शब्द है, और राष्ट्रम यानी अपना देश, देश को ही राष्ट्र कहते हैं। तो इस तरह से ये तीनों ही इसे विदेश शब्द के विलोम शब्द हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, सर्वम अपि। तो साथियों आशा है आपको सारे जो प्रश्न हैं उनके आंसर मिल गए होंगे। तो इसे अब आपके इस पेपर में कितने प्रश्न सही हुए फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मॉडल टेस्ट पेपर को हल करने के लिए। तब तक SLT टेक एन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।